आप सभी का आपना मिशन की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं कृष्ण मंगल राव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर। जो राजस्थान की हस्तकला है यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है। और कल की क्लास में हमने राजस्थान की हस्तकला का जो टॉपिक है उस पर एक सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जो कपड़े के ऊपर रंगाई और छपाई की जो कलाएं होती है, जो राजस्थान के अंदर मुख्यतः रंगाई व छपाई की जो कलाएं हैं, यहाँ से हम आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये खाली एक ही मैं बोर्ड आपके लिए पहले से रिटर्न के अंदर लेके आया हूँ, ठीक है। चलिएगा बात करते हैं राजस्थान की रंगाई व छपाई के अंदर। पहली कला आती है सांगानेरी प्रिंट। कौन सा प्रिंट? सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध कहाँ का है? कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर जिले का, ठीक है। इसके अंदर कौन से रंग का प्रयोग किया गया है, यानी सांगानेरी प्रिंट में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है? तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक रंगों से मतलब ये होता है कि जो रंग हमें सीधे सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो रंग सीधे सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हीं रंगों का प्रयोग कौन से प्रिंट में किया गया है? सांगानेरी प्रिंट में। उसके बाद में कि सांगानेरी प्रिंट जो है उसमें कपड़े के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं वो किस चीज के बनाए जाते हैं? तो वो रहेगा दाख की बेल और चौबुंदी के चित्र बनाए जाते हैं। किसकी? दाख की बेल और चौबुंदी के चित्र बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं कि सांगानेरी प्रिंट जो है इसका सर्वाधिक विकास जो है वो किसके शासनकाल में हुआ? सवाई जय सिंह के समय, ठीक है। और इसी प्रकार इसको सर्वाधिक प्रसिद्धि की बात करें कि सांगानेरी प्रिंट को सर्वाधिक प्रसिद्धि किसने दिलवाई थी? तो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मुन्नालाल गोयल, जो क्या है कि पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं, ठीक है। और ये प्रिंट की किस पर जाती है? तो जो मलमल का जो कपड़ा आता है, जिसे मखमल का कपड़ा भी कहते हैं, उस कपड़े के ऊपर, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मलमल के कपड़े पर, ठीक है। तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, कुछ एक ऐसी हस्तकलाएं हैं जिनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। बाकी ज्यादातर हस्तकलाएं आगे की क्लास में जो भी हम पढ़ेंगे तो वहां पर ज्यादातर हस्तकलाएं वो होगी जिनके लिए आपको हस्तकला का नाम और कहाँ की प्रसिद्ध है, केवल दो ही चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जयपुर की एक प्रिंट और आती है जिसका नाम है बगरू प्रिंट है। और कहाँ की प्रसिद्ध है? बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अंदर कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है? तो लाल एवं काले रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और ठप्पा हेतु और बेल बुंटों के लिए प्रसिद्ध है। ठप्पे का मतलब क्या है? आप ध्यान से देखना, कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट में जब आप जाते हैं कहीं पर, तो जो मॉल वगैरह होते हैं वहां पर बाहर आपने मेहंदी लगाते हुए देखा होगा, तो वो जो एक लकड़ी का एक रखते हैं औजार जिसके ऊपर वो कलर लगाकर और सीधा हाथ पर क्या कर देते हैं? दबाव दे देते हैं, यानी वो भी एक तरीके से क्या है? ठप्पे का उदाहरण है। तो ठप्पा प्रिंट है तो कौन सा प्रसिद्ध है? बगरू प्रिंट। और इस पर किसके लिए बूंटे बनाए जाते हैं? तो बेल बूंटों के। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम क्या है? रामकिशोर। क्या नाम है? रामकिशोर, ठीक है। आगे बात करते हैं राजस्थान की हस्तकला में रंगाई छपाई की कला, जिसका नाम है आजम प्रिंट। तो आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट, इन तीनों प्रिंट के लिए आप ध्यान रखेंगे कहाँ की है ये? अकोला। और अकोला आता है आपका चित्तौड़ जिले में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। तो इन तीनों को आप साथ में ध्यान रखना, आजम, जाजम और दाबू प्रिंट, तीनों कहां से? अकोला, चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। आजम प्रिंट में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? लाल, हरा और नीला, ठीक है। और दाबू प्रिंट के अंदर सिर्फ आपको नीला हटा देना है, लाल, हरा वही रंगों का प्रयोग किया गया है। जाजम प्रिंट्स में आपसे रंग नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आजम प्रिंट के अकोला, चित्तौड़ के क्या प्रसिद्ध है? घाघरे प्रसिद्ध है। यानी आजम प्रिंट के अंदर क्या बनाए जाते हैं? सर्वाधिक घाघरे बनाए जाते हैं, जो राजस्थान में प्रदेश भर में प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद में आता है अजरक प्रिंट। कौन सा प्रिंट आता है? अजरक प्रिंट, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। और आगे मलिर प्रिंट, और मलिर प्रिंट भी कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कपड़ों पर रंगाई और छपाई के ऊपर बात कर रहे थे, तो इसी क्रम में कपड़ों के ऊपर ही हम बात करते हैं जो पड़ चित्रण किया जाता है। पड़, या यूं कहें कि फड़ चित्रण जो किया जाता है, ठीक है। कौन सा चित्रण? पड़ चित्रण, या इसे ही फड़ चित्रण कहा जाता है। और फड़ चित्रण कला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप ध्यान रखेंगे, एक भीलवाड़ा में एक स्थान आता है जिसका नाम है शाहपुरा। कौन सा? शाहपुरा। और शाहपुरा कहां पर? भीलवाड़ा।
यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? फड़, अथवा यूं कहें कि फड़। इसको प्रसिद्ध किसने किया था? फड़ या फड़ कला को प्रसिद्धि किसने दिलवाई थी? इसको प्रसिद्धि किसने दिलवाई थी? तो एक व्यक्ति का नाम आता है श्रीनाथ जोशी। श्रीनाथ जोशी ये वो व्यक्ति थे जो फड़ या फड़ कला जो है इसको प्रसिद्धि दिलाने में इनका योगदान था। यानी कि ये इसके एक तरीके से क्या थे? कलाकार थे। इसके कुछ अन्य कलाकार हैं जिनका नाम मैं आपको बताता हूं। अन्य कलाकार जिनका नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इनके अन्य कलाकारों के अंदर हम दो व्यक्तियों की बात करेंगे। पहले आते हैं शांतिलाल, और शांतिलाल के बाद में हम बात करेंगे वो है आपके अमर सिंह। ठीक है। अन्य कलाकारों में कौन? शांतिलाल और अमर सिंह। पढ़ और पढ़ के अंदर जो चित्रण किया गया है, जो शाहपुरा की जो पढ़ है इसमें किसका चित्रण किया गया है? तो आपको चित्रण में आप ध्यान रखेंगे गणगौर का चित्रण किया गया है, हल्दी घाटी के युद्ध का चित्रण किया गया है। हल्दी घाटी किसके बीच में हुआ था युद्ध? आप ध्यान रखेंगे महाराणा प्रताप और मुगल जो अकबर थे, मुगल शासक अकबर, उनके सेनापति थे मानसिंह प्रथम, जो मूलतः कहाँ के थे? आमेर के रहने वाले थे। ठीक है। गणगौर के चित्र, हल्दी घाटी के चित्र, अथवा हम यूं कहें पद्मिनी जोहर का चित्र, पद्मिनी जोहर का चित्र, या संयोगिता हरण का। संयोगिता हरण जब पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का हरण किया है, उस हरण का भी चित्रण कौन सी कला में? चित्रण में हमें देखने को मिलता है पड़ चित्रण। पड़ चित्रण का मतलब है कपड़े के ऊपर चित्रों को उकेरना, कपड़े पर चित्रों को उकेरना। और कहाँ का प्रसिद्ध है ये? शाहपुरा भीलवाड़ा का। और इसको प्रसिद्धि किसने दिलवाई थी? श्रीनाथ जी जोशी ने दिलवाई थी। ठीक है। इसके अन्य कलाकार कौन कौन से थे? शांतिलाल और अमर सिंह। चित्रण किसका किया गया? गणगौर का, हल्दी घाटी के युद्ध का, पद्मिनी जोहर का और संयोगिता हरण का चित्रण किया गया। ठीक है। अब पढ़ चित्रण के अंदर बात करते हैं। इसके अंदर हम 5 से 6 पढ़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहला आपने नाम सुना होगा देव नारायण जी की पढ़, देव नारायण जी की पढ़। ठीक है। देव नारायण जी की पढ़ की बात करेंगे तो यह पढ़ सबसे बड़ी या सबसे लंबी पढ़ मानी जाती है। सबसे बड़ी कहें अथवा हम यूं कहें कि सबसे लंबी पढ़ मानी जाती है। यानी राजस्थान की सबसे बड़ी अथवा सबसे लंबी पढ़ कौन सी पढ़ है? किसकी पढ़ है? देव नारायण जी की पढ़ है। ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं इसका वाचन कौन करता है? देवनारायण जी की जो पढ़ है इसका वाचन जो है वो वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका वाचन किया जाता है गुर्जर जाति के भोपों द्वारा। ठीक है। वाचन किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। और जब ये वाचन करते हैं तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वाद्य यंत्र भी आप ध्यान में रखेंगे कि इनका जब ये वाचन करते हैं तो इसके साथ में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जंतर वाद्य यंत्र के अंदर कितने तार लगे होते हैं? 5 अथवा 6 तार। यानी कुछ जंतर वाद्य ऐसे होते हैं जिनमें 5 तारों का प्रयोग किया जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 6 तारों का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की पढ़ सबसे बड़ी या लंबी पढ़ मानी जाती है। इसका वाचन जो है वो गुर्जर भोपों द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ, जिसमें 5 से 6 तारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि देवनारायण जी का घोड़ा जो था, लोक देवता जब आप पढ़ते हैं या हम आगे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देवनारायण जी का जो घोड़ा था उसका नाम था लीलागर। क्या नाम था? लीलागर। ये क्या था? देवनारायण जी का घोड़ा था। ठीक है। और इस घोड़े को जब इसके अंदर उकेरा गया, किसमें? पढ़ चित्रण में उकेरा गया है, तो किस रंग में इसको उकेरा गया है? तो इसको रंग रंगा गया है हरे रंग में। हरे रंग में दर्शाया गया है। किसको? देवनारायण जी को, देवनारायण जी के घोड़े को किस रंग में दर्शाया गया है? हरे रंग में। सबसे लंबी पढ़ किसकी मानी जाती है? देवनारायण जी की पढ़। किसके द्वारा बांची जाती है? गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ में। ठीक है। तो जी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। चलिए देवनारायण जी की पढ़ के बारे में हमने बात की और अभी हम बात करेंगे पाबू जी की पढ़।
किनकी पढ़ के बारे में बात करेंगे? पाबूजी की पढ़। और पाबूजी की पढ़ जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध पढ़ मानी जाती है अपने राजस्थान के अंदर। दूसरी पढ़ की बात करेंगे हम पाबूजी की पढ़। पाबूजी की पढ़, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक प्रसिद्ध पढ़ कौन सी है? पाबूजी की पढ़ है, ठीक है। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि मारवाड़ के अंदर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि मारवाड़ में ऊंट व सांडे लाने का, मारवाड़ में ऊंट व सांडे लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो पाबूजी को दिया जाता है। यानी मारवाड़ में जो ऊंट और सांडे लाए गए थे वो किनके द्वारा लाए गए थे? पाबूजी के द्वारा। और इनकी पढ़ क्या मानी जाती है? सर्वाधिक प्रसिद्ध पढ़ मानी जाती है। अब बात करते हैं कि इसका वाचन कौन करता है, ठीक है। वाचन यानी कि जो इनकी पढ़ होती है उनको किसके द्वारा बांचा जाता है? तो आपने नाम सुना होगा आयड़ जाति अथवा नायक जाति द्वारा। नायक जाति के बहुपन द्वारा क्या किया जाता है? इसका वाचन किया जाता है। वाचन किसके द्वारा? आयड़ अथवा नायक जाति के बहुपन द्वारा। और जब पाबूजी की पढ़ का वाचन किया जाता है तो इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था का। पाबूजी की पढ़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था वाद्य यंत्र का। और रावण हत्था वाद्य यंत्र में कितने तारों का प्रयोग किया जाता है? 9 तारों का। और रावण हत्था बजाते समय किसके द्वारा बजाया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे हाथ में गज की सहायता से बजाया जाता है। किसकी सहायता से? गज की सहायता से रावण हत्था का वादन किया जाता है। और वाचन करता कौन है? नायक व आयड़ जाति के बहुपन द्वारा। किसकी पढ़ का? पाबूजी की पढ़ का, ठीक है। और सर्वाधिक प्रसिद्ध पढ़ कौन किसकी है? पाबूजी की पढ़ मानी जाती है। किस वाद्य यंत्र के साथ में? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है। अब आप यहाँ पर भी ध्यान देंगे कि जो पाबूजी की घोड़ी थी उसका नाम था केसर काल में। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर काल में घोड़ी। अभी मैंने पहले बताया देवनारायण जी की जो घोड़ी थी उनका नाम लीलागर बताया। यहाँ पर पाबूजी की जो घोड़ी है उसका नाम क्या बताया मैंने? केसर काल में घोड़ी। और जो इनकी केसर काल में घोड़ी जो थी उनको इनकी पढ़ के अंदर काले रंग में दर्शाया गया है। यानी काले रंग के अंदर इसका चित्रांकन किया गया। किसका? केसर काल में घोड़ी का, ठीक है। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि पाबूजी की यश गाथा जो है वो थोरी जाति द्वारा सारंगी वाद्य के साथ बाजी जाती है। सारंगी वाद्य के साथ बांधी जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यानी कि मैंने कहा कि जो पाबूजी की पढ़ का वाचन किया जाता है वो आयड़ अथवा नायक जाति के बहुपन द्वारा किया जाता है, जबकि पाबूजी की यश गाथा का जो गुणगान किया जाता है वो थोरी जाति द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। और वाचन किसके द्वारा किया जाता है? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर काल में घोड़ी। और किस रंग में उनको पढ़ के अंदर दर्शाया गया है? तो काले रंग के अंदर उनको दर्शाया गया है। मारवाड़ के अंदर ऊंट और सांडे लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? पाबूजी की बात करते हैं, ठीक है। तो पाबूजी की पढ़ के बारे में ये आप एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आगे फिर हम बात करते हैं, चलिएगा। आगे बात करते हैं रामदेव जी की पढ़। किनकी? रामदेव जी की पढ़। रामदेव जी की पढ़ का जो वाचन किया जाता है वो वाचन जैसे अभी हमने पाबूजी की पढ़ में पढ़ा तो आयड़ जाति द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में, यानी कि पाबूजी की पढ़ का और रामदेव जी की पढ़ का दोनों का वाचन किसके द्वारा किया जाता है? और आयड़ जाति द्वारा किया जाता है। किस वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है? तो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पर कि जो इस पढ़ को
रामदेव जी की पढ़ को जो सर्वप्रथम जिसने लिखा था, सर्वप्रथम किसने लिखा, वो नाम आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यानी रामदेव जी की जो पढ़ है उसको सर्वप्रथम लिखने का जो काम किया गया था वो चौथमल आपने नाम सुना होगा, सॉरी माफी चाहता हूँ, ठीक है, क्या, चौथमल चितेरा के द्वारा, ठीक है। सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया, चौथमल चितेरा के द्वारा, ठीक है। ये चीज ध्यान में, रामदेव जी की पढ़ के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। किसके द्वारा वाद्य यंत्र के वाचन किया जाता है, आयड़ जाति द्वारा, रावण था वाद्य यंत्र के साथ। सबसे पहले इस पढ़ को किसने लिखा था, चौथमल चितेरा ने, ठीक है। आगे फिर हम बात करते हैं रामदला व कृष्णदला की पढ़ के बारे में। रामदला और कृष्णदला की पढ़ के बारे में, ठीक है। रामदला और कृष्णदला की पढ़ के बारे में, ठीक है। किसके द्वारा वाचन किया जाता है, वाचन किसके द्वारा, भाट जाति के द्वारा, भाट जाति द्वारा इसका वाचन किया जाता है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे जो महत्वपूर्ण है, इस पढ़ का वाचन बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के इसका क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक आप ध्यान रखेंगे इस पढ़ का जो चित्रांकन किया गया था, पढ़ का चित्रांकन जो किया था, उन व्यक्ति का नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। और पढ़ का चित्रांकन करने वाले व्यक्ति थे धूलजी चितेरा, धूलजी चितेरा, ठीक है। तो रामदला कृष्णदला की पढ़ के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, भाट जाति द्वारा इसका वाचन किया जाता है बिना वाद्य यंत्र के, यानी इसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। और इसका चित्रांकन करने वाले व्यक्ति कौन थे, धूलजी चितेरा, ठीक है। आगे चले और एक और पढ़ के बारे में बात करते हैं हम, और वो है आगे भैंसासुर की पढ़। किसकी पढ़, भैंसासुर की पढ़। भैंसासुर की पढ़, भैंसासुर की पढ़ का वाचन कौन करता है, ठीक है। वाचन कौन करता है, बात करें तो चोर जाति। अब ये चोर जाति कौन सी होती है, आप ध्यान रखना। यानी जो लोग चोरी करने का जिनका मुख्य काम है, वो चोर जाति चोरी करने से पहले किसका वाचन करती है, भैंसासुर की पढ़ का वाचन करती है, ठीक है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, चोर जाति करती है लेकिन ये मौन रहकर करती है, मौन रहकर, यानी ये अपने मन के अंदर ही इस पढ़ का क्या करते हैं, वाचन करते हैं। किससे पहले, चोरी करने से पहले। और कौन, चोर जाति। किसकी पढ़ का वाचन किया जाता है, भैंसासुर की पढ़ का वाचन किया जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ के बारे में बात किया था, ठीक। पढ़ के बाद में हम एक बात देखते हैं कि पोंचा, आपने नाम सुना होगा, कपड़ों की बात चल रही है तो कपड़ों के ऊपर एक और लेते हैं जिसका नाम है पोंचा। पोंचा का जैसे ही नाम आता है आपके ध्यान में आ गया, पोंचा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो यह आएगा आपका जयपुर जिले का पोंचा प्रसिद्ध है, ठीक है। पोंचे में दो प्रकार के पोंचे होते हैं जिनको अलग अलग रंगों से देखा जाता है, जैसे पीला पोंचा, पीला पोंचा, और एक होता है गुलाबी पोंचा, गुलाबी पोंचा, ठीक है। अब आप ध्यान देना कि पीले पोंचा को कब ओढ़ा जाता है, गुलाबी पोंचे का कब प्रयोग किया जाता है, तो जच्चा स्त्री द्वारा। किसके द्वारा, जच्चा स्त्री द्वारा, यानी जो प्रसूति महिला होती है उसके द्वारा पुत्र जन्म पर, पुत्र जन्म पर, यानी जब लड़के का जन्म होता है तब कौन सा पोंचा ओढ़ा जाता है, तो पीला पोंचा। और इसी तरीके से जो गुलाबी पोंचा है, उस गुलाबी पोंचे का प्रयोग भी कौन करती है, जच्चा स्त्री। लेकिन किसके जन्म पर, पुत्री अथवा यूं कहें लड़की के जन्म पर पीले पोंचे को ओढ़ा जाता है, ठीक है। तो लड़के के जन्म पर कौन से पोंचे को ओढ़ा जाता है, पीला पोंचा। और जब लड़की होती है तो उसके जन्म पर जच्चा स्त्री द्वारा कौन से पोंचे को ओढ़ा जाता है, गुलाबी पोंचे को। और पोंचा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर जिले की बात करेंगे, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट रखना, लिख लीजिएगा।
और पोमचे की बात करते हैं तब एक और पोमचा आता है जिसका नाम होता है चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा। अब ये चीड़ का पोमचा क्या होता है ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात कि यह कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये है हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का, इन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हाड़ौती क्षेत्र। किस रंग में होता है ये, तो ये होता है काले रंग में। किस रंग में, काले रंग का, ठीक है। और कौन इसको प्रयोग में लेता है, तो विधवा महिलाएं। कौन, विधवा महिलाएं। किस क्षेत्र में, तो हाड़ौती क्षेत्र में। कौन से पोमचे को, चीड़ का पोमचा। गुलाबी पोमचा जच्चा स्त्री द्वारा पुत्री जन्म पर, पीला पोमचा जच्चा स्त्री द्वारा पुत्र जन्म पर, और पोमचा प्रसिद्ध कहाँ का है, जयपुर जिले का, ठीक है। इतनी चीजें ध्यान में। चलिए आगे बात करते हैं। आगे एक नाम आता है बातिक। क्या नाम आता है, बातिक। और बातिक कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान रखेंगे, खंडेला गांव सुना होगा सीकर में, खंडेला गांव सीकर में। बातिक कहाँ की प्रसिद्ध है, खंडेला, सीकर। अब बातिक होती क्या है, जैसे कोई कपड़ा है, मान लीजिए ये कोई कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर, मान लीजिए जैसे कि ये कोई कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर कोई आकृतियां उकेरी गई है, जैसे इस तरीके से कोई आकृतियां हमने बना दी गई है, ठीक है। अब इन आकृतियों के ऊपर, इनके ऊपर मोम लगाकर, ठीक है, मोम लगाकर बाकी कपड़े को रंग में से निकाल लेना। यानी कि जितनी दूर पे हमने मोम लगाया वहां पर रंग को नहीं चढ़ाना, बाकी पूरी दूर में रंग को चढ़ा देना है। यही कला कौन सी कहलाती है, बातिक कला। यानी मैं यूं कहूं, चित्र पर मोम लगाकर कपड़े की रंगाई करना या कपड़े को रंगना, कपड़े को रंगना। अब एक दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक आते हैं उमेश चंद्र शर्मा, और एक आते हैं अब्दुल मजीद। ये क्या है, इसके प्रमुख कलाकार हैं। बातिक के प्रमुख क्या है, कलाकार, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, बातिक कहाँ की प्रसिद्ध है, खंडेला गांव, सीकर। यानी चित्र के ऊपर मोम लगाकर कपड़े को रंगना कौन सी कला है, बातिक। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन है, उमेश चंद्र शर्मा और अब्दुल मजीद, ठीक है। यहां तक आई चीज समझ में। चलिए आज हमने रंगाई और छपाई के ऊपर बात की है। जो रंगाई और छपाई की जो प्रमुख कलाएं थी, आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, जो मलिक प्रिंट था, इस तरीके से जो 6-7 कलाएं थी, वहां पर हमने उन हस्तकलाओं की बात की। इसके बाद में हमने पढ़ के ऊपर 5 पढ़ की बात की। और आगे हमने देखा कि बातिक के बारे में हम लोगों ने बात की, पोमचे के बारे में बात की, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी कल के सेशन में फिर देखते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए ज्यादा से ज्यादा जो भी मैंने आपको करवाया उसको एक बार आप रिवीजन करना, ताकि जो भी सेशन आगे रहेगा वो क्या रहेगा, 1 लाइनर आपके रहने वाले हैं। यानी कि सीधे सीधे आपके फैक्ट बेस्ड आगे क्वेश्चन बनेंगे, 1 लाइनर रहेंगे। जैसे कि आपके पास में हस्तकला का नाम रहेगा और कहाँ की प्रसिद्ध है, ज्यादातर यहीं से प्रश्न पुट अप होंगे, ठीक है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट रखना है तो रख लीजिए। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद साथियों।